गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। वो बार बार दुपट्टे से अपना मुंह साफ कर रही थी। पसीने से शराब वजूद लिए कपड़े धोकर रस्सी पर डाल रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और कोई अंदर चला आया। वो सैफ था। इस घर में 3 हफ्ते पहले आया हुआ मेहमान। वो यहाँ से गुजर के जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र अनूशा पर पड़ी थी। अनूशा की पुश्त सैफ की तरफ थी, लेकिन एक चीज़ जिसने सैफ को रुकने पर मजबूर किया था वो थी उसकी फटी हुई कमीज़ और उसमें से झलकती हुई उसकी निस्वानी हुस्न को छुपाने वाला हथियार। सैफ को उस लम्हे उस लड़की से बड़ी नफरत महसूस हुई थी। तू जानबूझकर ये मोहतरमा ये सब दिखाती फिर रही हो? वो एक लम्हे के लिए इसके पास रुका। मोहतरमा, कुछ शर्म और हया भी है? क्या आप ये नहीं जानती कि एक नौजवान आदमी इस घर में आ जा रहा है? मेरे अलावा यहाँ फूफा जी भी आते जाते हैं और आप यूं गले में दुपट्टा डाल के कपड़े धो रही हैं। ऊपर से आपकी कमीज पूरी तरह से फटी हुई है। सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके पीछे से। क्या आप सबके सामने ऐसे ही चलती फिरती हैं? सैफ के लहजे में ना सिर्फ नफरत थी बल्कि हकारत, गुस्सा और न जाने क्या क्या था। अनूशा मारे शर्म के जमीन में धंसे जा रही थी। उसने फौरन ही दुपट्टा अपने पूरे जिस्म पर फैलाया था। वो जानबूझकर हरगिज ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज काम की ज्यादती और ज्यादा कपड़ों का बोझ उसके नाजुक वजूद पर हावी हो गया था। तभी तो जल्दी जल्दी में दुपट्टा एक जानिब को डाल दिया था, क्योंकि इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं था। लेकिन वो भूल चुकी थी कि सैफ के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो कभी भी आ सकता था और आज ऐसा ही हुआ था। सैफ उसे बुरी तरह से जलील करके अपने कमरे में जा चुका था, जबकि उसे अपना जिस्म तपता हुआ महसूस हुआ था, शायद जिल्लत के एहसास से। शाम को वो सारे कामों से फारिग होकर वो अपने स्टोरनुमा कमरे में चली आई और शीशे में मुड़कर अपने पीछे फटी हुई कमीज को देखने लगी। गिनती के 3 तो जोड़े थे उसके पास। तीनों ही धुल धुल कर घिस चुके थे। जब भी उसे कपड़े पहनने होते, कहीं ना कहीं से पैबंद लगाकर ही पहनती, और फिर वो पैबंद हमेशा की तरह खुल जाते। आज भी शायद ऐसे ही हुआ था, लेकिन सैफ समझा था कि मैंने जानबूझ के उसे अपना जिस्म दिखाया है। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। खुदा किसी को यतीम न बनाए, यतीमी का दर्द उसने झेला था। वो जानती थी कि बिना माँ बाप की जिंदगी कैसे होती है। अनूशा रहमान बड़ी ही खामोश तबीयत और सादा मिजाज लड़की थी। बहुत छोटी थी, तकरीबन 3 साल की, कब उसके माँ बाप अचानक ही एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। नदियाल वालों ने धुतकार दिया तो मामू राहुल इस छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ के उसे घर ले आए। नायला ने उसे देखकर नफरत का इजहार किया था। पहले ही हमारी 2 बेटियां हैं, ऊपर से आप इसे भी ले आए। बच्ची है छोटी। नायला, क्या यतीम खाने में छोड़ा था? हाँ, छोड़ आती यतीम खाने में। जब इसके अपने खानदान से नहीं रखा तो हम क्यों रखें? लेकिन मामू ने जबरदस्ती इसे अपने पास ही रख लिया था। मासूम सूरत, बड़ी बड़ी आंखें। कुछ माँ बाप को खोने का गम। वो शुरू से ही कम बोलती थी, लेकिन मुमानी को जैसे एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। जैसे ही 6 साल की हुई, उसे काम पर लगा दिया गया। उसके अपने भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। बेटा सबसे छोटा था। दोनों बेटियां अनूशे से बड़ी थीं, लेकिन किसी काम को हाथ न लगातीं। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपनी बेटियों की उतरन वो अनूशे को दे देती थीं। फिर ऐसा भी हुआ कि उसने वो उतरन देना भी छोड़ दिया। जवान होकर अनूशे ने जो रंग रूप निकाला था, वो उनकी दोनों बेटियों में नहीं था। दुबली पतली, नाजुक खूबसूरत, हसीन व जमील, गहरी सियाह आंखें। पुराने कपड़ों में भी ऐसा लगता जैसे कोई हीरा दमक रहा है। घिसे पिटे कपड़े पहनकर वो परी लगती थी। आज भी उसने ऐसा ही जोड़ा पहन रखा था, जो जगह जगह से पेवंद लगा हुआ था। लेकिन पीछे से उसकी कमीज कब फटी उसे पता ही न चला। लेकिन सैफ ने उसका जिस्म देख लिया था। वो समझा कि शायद जानबूझकर अनूशे उसे अट्रैक्ट करना चाहती है, और उसे ऐसी लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। वो अपने माँ बाप का लाडला बेटा था। नायला उसकी फुप्पो थी। उसके माँ बाप इस्लामाबाद में रहते थे, जबकि वो खुद कराची में आ गया था, वो भी नौकरी के सिलसिले में। एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। माँ बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन कराची में रहने के लिए अभी वो कोई फ्लैट देख रहा था। कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने चला आया, वरना वो बहुत ही छोटा था जब फुप्पो के घर आया था।
नायला की दोनों बेटियां तानिया और पलोशा अब जवान हो चुकी थी। दोनों ही कॉलेज में पढ़ती थी। नित नए फैशन करना, सहेलियों के साथ पार्टी करना इनका मनपसंद काम था। मैट्रिक के बाद मोमानी ने अनूशे को पढ़ने ही न दिया। नायला भतीजे के खूब नखरे उठा रही थी। उसका भाई एक अमीर कबीर आदमी था। सैफ ने आली तालीम हासिल कर रखी थी। मुस्तकबिल के हवाले से उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। पूरा दिन वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता, रात को वापस आता। अभी तक उसे कोई ढंग का फ्लैट नहीं मिला था, जब तक वो यहीं पर था अपने फुफ्फो नायला के पास। उस दिन इतवार का दिन था जब फुफ्फो उसके लिए चाय लेकर आई। ये लो मेरे बच्चे, सारा दिन फिरते रहते हो, थक जाते होगे, ये भी तुम्हारी फुफ्फो का घर है, वो बड़े प्यार से उसे कह रही थी। सैफ मुस्कुरा दिया। तानिया और पलोशा नहीं दिखाई दे रहीं। अरे बेटा, उनकी किसी दोस्त की सालगिरह थी, वो दोनों वहीं पर गई हैं। नायला बड़े फख्र से बताने लगी। क्या इतनी रात गए तक वो बाहर रहती हैं? 9 बज रहे हैं फुप्पू। सैफ हैरान हुआ था। नायला घबरा कर बोली, अरे बेटा, बस वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी सहेलियां उन्हें लेने आ गईं ज़बरदस्ती, इसलिए चली गईं मेरी बच्चियां, वरना कहीं जाती नहीं है, बस घर में ही रहती हैं। पढ़ने का इन्हें बहुत शौक है, बस सारा दिन पढ़ाई करती रहती हैं। कहती हैं कि अम्मी पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना है। नायला सिर्फ झूठ बोल रही थी। दर हकीकत उसका इरादा था कि उनकी भाभी दोनों बेटियों में से किसी एक का रिश्ता सैफ के लिए ले ले। उसने पहले से इरादा बना रखा था, लेकिन सैफ की आंखों में सोच की परछाई थी। वो मोबाइल में मसरूफ था जब अचानक उसके कान में एक धीमी सी आवाज़ आई थी। ममानी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और किचन भी साफ कर लिया है, अब मैं सोने चली जाऊं? वो दुपट्टे से हाथ साफ करती नायला के सामने खड़ी थी। अरे हाँ हाँ, तू चली जा सोने, तुझे तो बहुत ही जल्दी होती है, 9 बजते ही तुझे सोने की लग जाती है। ऐसा लगता है कि बड़ा एहसान कर दिया है। तूने बर्तन धोकर? नायला के लहजे में हसद और जलन की आग थी कि वो इस वक्त सैफ के सामने क्यों आई है। अनूशा ने सैफ को देखा ही नहीं था। वो बेख्याली में यहाँ चली आई, लेकिन फिर शर्मिंदा से पलट गई थी। सैफ की चुपती नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। ये फुप्पू जी की बहन की बेटी है ना, आप लोगों ने पाला है इसे? सैफ नायला से पूछ रहा था। अरे हाँ बेटा, हमने तो इस यतीम के सर पे हाथ रखा ये सोच कर के कल को ये हमें कोई सिला देगी, लेकिन भाई उल्टा ही मिजाज है इस लड़की का, बहुत ही नखरे हैं, किसी से भी बात नहीं करती, हर वक्त गुस्से में रहती है, अपने आप को मलका समझती है। तुम्हारे फुप्पा ने तो इसे सर पे चढ़ा रखा है। फुप्पू, मुझे तो इस लड़की का कैरेक्टर भी सही नहीं लगता, अजीब लिबास पहनकर इस घर में घूमती है। क्या आप इसे डांटती नहीं है? मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे हैरत है कि आपने इसकी कैसी तरबियत की है। वो अपना गुस्सा दिखा रहा था। नायला अनूशे की बुराई उसके मुंह से सुनकर बेतहाशा खुश हुई थी। अपनी मन मानी करती रहती है, बड़ी ही आवारा मिजाज लड़की है, किसी की नहीं सुनती, भाग भाग कर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। न जाने इसे छत पर क्या मिलता है। एक दो बातें अपनी तरफ से लगाकर उसने सैफ को पर कर दी। जब से सैफ ने उसकी बेइज्जती की थी, तब से वो उसके सामने आने से गुरेज करती थी। उसे तो बचपन से ही जिल्लत बर्दाश्त करने की आदत थी। वो तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी परेशान रहती। ममानी को कहती तो वो उसे झिड़क देती। फिर उसने तानिया से कहना शुरू कर दिया, वो उसे अपनी पुरानी चीज़ें उठा कर दे दी। अभी भी ममानी पड़ोस में गई हुई थी, जबकि तानिया और पलोशा कॉलेज थी और मामू का छोटा बेटा फव्वाद छत पर पतंग उड़ा रहा था। अनूशे फर्श धो रही थी। अचानक ही दरवाज़ा बजा। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली खाला जकिया का बेटा था। वो ट्रे में नयाज लेकर आया था। अनूशे परेशान सी हो गई कि वो दरवाजे पे कैसे जाए। 2-3 दफ़ा फव्वाद को आवाज़ दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं था। तंग आकर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खुद ही खोल दिया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पूरा दरवाज़ा ही खुल गया। सामने खड़ा नौजवान साइड पे हो गया। उसने ट्रे अनूशे के हाथ में थमा दी। जैसे ही उसने ट्रे दी, अनूशा उसे लेकर साइड में हो गई थी। खाली ट्रे उसे वापस देकर जैसे ही पलटने लगी तो अचानक ही दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। वो हैरान थी कि अब कौन है। दरवाज़ा खोला तो सामने अवैस था। अवैस बड़े धड़ल्ले से अंदर आया था। अनूशे को उसे देखकर जान निकलती हुई महसूस हुई।
क्योंकि वो उसे कुछ अजीब नज़र से देख रहा था। वो नायला की कजिन खाला कुलसूम का बेटा था और इंतहाई दर्जे का आवारा और नशई था। वो अनूशे पर बुरी नज़र रखता था और आज तो घर में कोई था भी नहीं। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल गया कि घर में कोई भी नहीं है। वो गुनगुनाने लगा, फिर सर पे हाथ फेरता अनूशे से कहने लगा, खाला जान कहाँ है? उसने कोई जवाब न दिया बल्कि भागकर किचन में आ गई। तभी वो किचन में चला आया और दरवाजे में खड़ा हो गया। कूलर में से पानी निकालकर पीता हुआ उसे ही देखते जा रहा था। अनुषा को उसकी निगाहों से कराहत महसूस हुई। उसका बस नहीं चढ़ रहा था कि वो इस नापाक इंसान को धक्के देकर यहाँ से निकाल दे। वो उसकी गंदी नज़रों को खुद के वजूद पर महसूस कर रही थी। तभी वो 2 कदम चलता हुआ उसके करीब आया। इससे पहले कि वो कोई गंदी हरकत करता, अचानक दरवाज़ा तेज़ी से खुला था। कोई भारी कदमों से अंदर आया। किचन की जालियों से अनुषा ने देख लिया कि वो सैफ था, जो आज बिल्कुल ही ठीक वक्त पे आया था। उसके आने पर अनुषा ने खुदा का शुक्र अदा किया था, क्योंकि उसे देखकर उवैस पीछे हट गया था, जबकि सैफ अजीबो-गरीब नज़रों से उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और ये गैर नौजवान अनुषा के इतने करीब खड़ा था। एक बार फिर से उसकी आंखों में अनुषा के लिए शक पैदा हुआ था। जब से सैफ ने उसे जलील किया था, तभी से वो सैफ के सामने आने से कतराती थी। सैफ ने अनुषा को दरवाजे में खड़ा देखा तो चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अनुषा की हालत उसे अजनबी सी लग रही थी। वो चुपचाप दरवाजे में खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सैफ ने कुछ लम्हों के लिए अनुषा की तरफ देखने के बाद हल्की सी सांस ली और फिर कहा, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? अनुषा ने घबराकर जल्दी से कहा, फवाद वो छत पर था और मैंने उसे आवाज़ दी थी। लेकिन उसने सुनी ही नहीं। एक बार फिर सैफ को उसके ऊपर शक आ रहा था। अनुषा अच्छी तरह जानती थी वो ऐसी लड़की नहीं थी, लेकिन वो सैफ के नज़रों में गिर चुकी थी। आज उसने उसे इस आवारा नौजवान के साथ देख लिया था। फिर वो उसे कहने ही लगा कि कौन हो तुम? अरे बेटा, ये मेरी बहन का बेटा है। उसके कानों में फुफ्फो की आवाज़ आई थी। अवैस भी फौरन पलट गया था और अनुषा भी यहाँ से जाने लगी, लेकिन सैफ उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था मोमानी ने उसे कहा था कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं है। वो खामोशी से कमरे में जाकर गायब हो गई। अगले हफ्ते मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा फुफ्फो, मेरी बात हो गई है, वो बड़े ही मुतमईन अंदाज में नायला को बता रहा था। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी फ्लैट में रहने की? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम यही रहो, क्यों इतना किराया दे रहे हो? फ्लैट का किराया ज़्यादा नहीं है, फिर और भी 2 दोस्त हैं वहाँ पर, सब मिलकर फ्लैट का रेंट अदा करेंगे। सैफ ने उन्हें तफसील से आगाह किया था। रात का वक्त हो रहा था, वो सब एक कमरे में बैठे थे। अनुषा हमेशा की तरह अपने कमरे में थी। कमरा क्या था? कबाड़ से भरा हुआ एक स्टोर था। वो अभी अभी बर्तन धोकर बिस्तर में लेट गई थी। आज उसका जिस्म थकन से चूर था। कोई ऐसा दिन न गुजरता जब वो बिस्तर पर लेटकर आंसू न बहाती थी और अपने माँ बाप को याद न करती थी, लेकिन दुआ करना ना भूलती थी। खुदा किसी को यतीम न करे। यतीम होने के बाद अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का गला दबाना पड़ता है, और ये सब उसके साथ बचपन से ही होता आ रहा था। चलिए सेफ भाई, हम लूडो खेलते हैं। फवाद लूडो लेकर आया। तानिया और पलवुशे भी उसके साथ थी। ये खास तौर पर नायला की ताकीद थी, ताकि उसकी दोनों बेटियां उसके करीब हो जाएं और वो इनमें से किसी एक को पसंद करने लगे। अभी से ही वो सैफ को अपने दामाद के रूप में देखने लगी थी। हाँ, लूडो खेलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तानिया पुरजोश होकर बोली तो सब घेरा डालकर बैठ गए। सैफ भी उनके साथ मजाक कर रहा था। माहौल बड़ा ही खुशगवार था। तभी अचानक राहील साहब फवाद से कहने लगे, जाओ बेटा, बहन को बुला लाओ, अनुषा को, वो वहाँ अकेली पड़ी होगी, वो भी इस घर की फर्द है। ये सुनते ही नायला का मुंह बन गया था। वो अपने शौहर को घूरने लगी। तानिया और पलवुशे को भी बाप की बात पर गुस्सा आया था। तभी नायला कहने लगी, अरे उसे कहाँ दिलचस्पी है इन सबके दरमियान बैठने में, वो तो बस अपनी दुनिया में मगन रहती है। आज मुझे कह रही थी कि मामू से कहूंगी कि मोबाइल लेकर दें। देख लो इस महारानी के नखरे, हाथ से निकलती जा रही है। अरे, उसने कब मोबाइल की फरमाश की? राहील हैरान होकर अपनी बीवी को देख रहा था। तभी फवाद कहने लगा, मैं अनुषा को बुलाकर लाता हूँ। वो फौरन ही उठकर भागा था। उस कमरे में जहाँ बिस्तर में लेटी वो अजीब अजीब सोचों में मुब्तला छत को घूरे जा रही थी। अनुषा, आपको अब्बू बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ?
कोई बात हो गई है? वो कांपती हुई खड़ी हुई थी। हमेशा ही ऐसा होता था। मोमानी या तो मामू को शिकायत करती थी या फिर उसकी किसी बात पर उसे कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। इसलिए अभी भी वो डर गई थी। ये सुनकर फवाद हंसा था। फिर कहने लगा, आप खुद ही आ जाए और देख ले। वो फौरन भाग गया था, जबकि अनुषा ने काले रंग की चादर से खुद को ढांप लिया था। वो जानती थी कि सैफ भी वहां होगा। या खुदाया, उसके सामने मुमानी मेरी बेइज्जती करेंगी। जिल्लत का एहसास अभी से उसकी आंखों में पानी ला रहा था। फिर वो नजरें झुकाए उनके सामने खड़ी थी। मामू, आपने मुझे बुलाया है? धीमे से लहजे में वो कहने लगी, तो मामू बड़े प्यार से कहने लगे, हाँ बेटा, कोई बात नहीं है। यहाँ आओ और बहनों के साथ बैठो। सैफ भी आया हुआ है, क्यों अकेली अपने कमरे में पड़ी रहती हो? मामू के कहने पर वो वहीं कोने में दुबक कर बैठ गई थी, जबकि नायला ने पहलू गदला था। पलोशा और तानिया भी उसे घूर घूर कर देख रही थी। उंगलियां मसलती वो वहीं पर बैठ गई। सैफ कनखियों से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। कभी वो पाँव के अंगूठे को हरकत देती, तो कभी उंगलियां चटकाने लग जाती। नजरें तो नीचे जमीन पर चिपकी हुई थी। चाय बनवा लो नायला, सब बैठे हुए हैं। मामू ने फरमाइश की तो अनुषे पलक झपकते में ही उठ खड़ी हुई। मैं बनाकर लाती हूँ मामू। वो वैसे भी इस माहौल से फरार होना चाहती थी। आज तानिया चाय बनाकर लाएगी। सैफ के कहने पर तानिया हैरान हो गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छी चाय बनानी नहीं आती थी। नायला भी गड़बड़ा गई, लेकिन खुश भी थी कि उसने तानिया का नाम लिया था। अनुषे वहीं पर बैठ गई। तानिया घबरा कर उठ खड़ी हुई। फिर नाचार उसे किचन में जाना ही पड़ा, जहां वो कभी कदम रखना भी पसंद नहीं करती थी। अब आपकी पार्टनर तो चली गई हैं, ऐसा करें आप अनुषे बाजी को अपना पार्टनर बना ले। फवाद ने गेम अधूरा रह जाने पर सदमा किया था। हाँ, ये ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैं ही इसे अपना पार्टनर बना लेता हूँ, लेकिन ये बहुत ही कमजोर पार्टनर है। मुझे ही इसका गेम खेलना पड़ेगा। वो गहरी नजर उस पर जमाए बैठा था। आ जाए अनुषे बाजी। नहीं नहीं, मुझे ये गेम खेलने नहीं आती, मैं जा रही हूँ। वो एकदम से ही उठ खड़ी हुई। मोमानी उसे बुरी तरह से घूर कर देख रही थी। वो वैसे भी उनकी नज़रों से डरती थी। उसके जाने के बाद मोमानी सैफ के सामने कहने लगी, बस देख लो इस लड़की के नखरे, लोगों में बैठना तो पसंद ही नहीं करती। सैफ पुरख्याल अंदाज में कुछ सोच रहा था। फिर 3-4 दिन बाद अपना सामान लेकर सैफ उस घर से चला गया था। उसे वहीं पर एक फ्लैट मिल गया था। वहाँ इस्लामाबाद में उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। उनके घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, और जबकि उसके बाप का अपना कारोबार था। वो यही चाहते थे कि सैफ अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, लेकिन सैफ का दिमाग पहले कुछ सीखने का था। तभी तो वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया था। वो यहाँ इस कराची शहर में बहुत कुछ सीखने और हासिल करने आया था। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। फूफू के घर से जाने के बाद एक मासूम चेहरा बार बार उसकी निगाहों के सामने आता रहता था। ना चाहते हुए भी वो उसे फरामोश नहीं कर पा रहा था। रोज़ाना ही अम्मी से उसके फ़ोन पर बात होती थी, जो कि उसकी खैरियत जानने के लिए बेचैन होती थीं। अनुषे फर्श रगड़ रगड़ कर धो रही थी जब अचानक खुले दरवाजे से खाला कुलसूम चली आईं। ममानी अपने कमरे से निकलीं, कुलसूम को देखकर वहीं पर बिठा लिया। खाला कुलसूम की निगाहें अनुषे पर थीं। जब भी वो आती, अनुषे का दिल चाहता कि ज़मीन में दफन हो जाए। वो अपने आवारा और लोफर बेटे के लिए अनुषे का हाथ मांगना चाहती थी। वो ममानी की कज़िन थी। तभी उसी के सामने नायला से कहने लगी, कब से कह रही हूँ कि इस लड़की को मेरे अवैस के लिए दे दो। आखिर तुमने इसे पाला है, इसका फैसले करने का इख्तियार भी तुम्हारे पास है। खाला कुलसूम ने आज फिर वही बात दोहराई थी। नायला ये सुनकर खुश हो गई। फिर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे भाई से बात करूँ। आने दो इसके मामू को, बात करती हूँ। आखिर कब तक ये हमारे सरों पर सवार रहेगी? हमें अपनी औलाद का भी तो सोचना है। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। ये सुनकर तो कुलसूम की खुशी की इंतहा न रही कि ये नगीना उसके आवारा बेटे की जिंदगी को रौनक बख्श देगा। ममानी की बात सुनकर अनुषे की जान निकल गई थी। उसका वो आवारा बेटा जब भी यहाँ आता था, उसकी गंदी नज़रें अनुषे के वजूद पर होती। सब जानते थे कि वो नशा करते हैं।
नशा के आदी इंसान के साथ ममानी उसका रिश्ता करने का सोच रही थी। वो इतनी खिदमत करती है, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देती, फिर भी ममानी उससे सख्त नफ़रत करती थीं और अपनी नफ़रत जताने से वो गुरेज भी न करती। अब उसकी ये सोचकर जान निकल रही थी कि अगर मामू ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फिर शायद वो ज़िंदगी भर एक ऐसी जेल में गिरफ्तार हो जाएगी जहाँ से निकलने का कोई आसरा, कोई ज़रिया नहीं होगा। फिर 2 हफ्ते बाद सैफ दोबारा आया था, अपने दोस्त की गाड़ी में। वो सब के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आया था, क्योंकि उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। ममानी उस पर सदक़े वारे हो रही थी। तानिया और पलूशा को पहले से ही पता चल गया था कि आज सैफ आएगा, तभी वो सुबह से ही घर पर थी। वो उनके लिए बड़े खूबसूरत कपड़े लेकर आया था। जबकि ममानी के लिए एक गर्म शॉल, फवाद के लिए भी उसकी पसंदीदा चीज़ें थीं। अनुषा किचन में खड़ी काम कर रही थी, बाहर हंसी की आवाज़ें थीं, जबकि उसका अपना दिल बुझा हुआ था, हर रौनक से महरूम। वो चोरी चोरी सैफ को देख रही थी कि जो इन सब के बीच में ज़िंदगी से भरपूर तरीके से मुस्करा रहा था। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की किसी खुशी से महरूम नहीं होते, उन्हें हर नेमत से नवाज दिया जाता है। न जाने क्यों ये एहसास उसकी आंखें भर देता था कि वो इस कदर महरूम क्यों है, वो भी एक चीज़ से नहीं, तकरीबन हर चीज़ से। जल्दी जल्दी रोटियां पकाकर उसने हॉट पॉट में रखी, फिर जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। तभी किचन में कोई आया था। एक गिलास पानी मिलेगा मोहतरमा? ये भारी आवाज़ सैफ की थी। जी जी, अभी देती हूँ मैं। वो फौरन ही दुपट्टे से हाथ साफ करती फ्रिज से पानी निकालने लगी। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह अपने वजूद पर फैला लिया था ताकि सैफ की नज़र दोबारा किसी फटे हुए पैवन पर ना पड़ जाए। सैफ की निगाहें खोजने वाली थीं। न जाने वो इसे ऐसे क्यों देखते हैं। उसे सैफ की निगाहों पर किसी नश्तर का गुमान होता। उस लड़के की हैसियत वो अच्छे से उस घर में जान गया था। सैफ पानी पी रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अनुषा की लरसती हुई पलकों पर थी। वो घबरा रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वो यहाँ से चला जाए। थोड़ी ही देर बाद उसने खाना लगा दिया था, लेकिन वो हमेशा सबसे आखिर में और सबसे छुप कर खाना खाती थी। तभी सबके दरमियान बैठा फवाद सैफ से कह रहा था, आप अनुचा बाजी के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आए सैफ भाई? इस बात पर नायला ने उसे घूर कर देखा था, जबकि सैफ लापरवाही से कहने लगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। ये सुनकर तानिया हैरान रह गई। कैसा तोहफा? हमें भी तो बताओ। उसके दिल में हसद और जलन की तपिश थी। वो पता चल जाएगा तुम सब लोगों को। अरे सैफ भाई मजाक कर रहे हैं। पुलूशा के कहने पर नायला और तानिया की जान में जान आई थी। वैसे भी सैफ भाई का रिश्ता हमसे है, वो हमारे कजन है, अनुषा की नहीं। पुलूशा मुंह बगाड़ कर कह रही थी। सैफ खामोश बैठा रहा। तभी उसकी नजर किचन में खड़ी जालियों के इस पार उस लड़की पे पड़ी थी जो भरी हुई आंखें लिए उन सब की तरफ देख रही थी। फिर 2 महीने ऐसे ही गुजर गए कि पता ही ना चला। नायला ने इस तरह अपने शौहर से बात की थी, खाला कुलसूम के बेटे अवैस के लिए अनुषा का रिश्ता आया है। की लिए? लेकिन राहिल तो हत्थे से उखड़ गए। क्या कह रही हो तुम? मेरी मरी हुई बहन की निशानी है वो। क्या तुम अपनी बेटे की शादी करोगी उस आवारा लड़के से? तुमने सोचा भी कैसे? मामू ने उनकी तबीयत साफ कर दी थी। अब ममानी ने अपनी बेइज्जती का बदला अनुषा से लेना था, बिला वजह उसे जलील करके। 2 दिन पहले तुम्हें क्या कहा था? वो सारे कपड़े इस्त्री करके रख दो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ हडारामी करनी आती और कुछ नहीं। ममानी बिला वजह चीख रही थी। अनुषा के हाथ पांव ठंडे होने लगे। अम्मी, जब भी सैफ भाई आते हैं अनुषा इनके आगे पीछे घूमने लग जाती है। मैंने देखा इसे अपनी आंखों से। फिर इस पे झूठे इल्जाम लगा रही थी। अनुषा की आंखें भर आई। ऐसी कुछ नहीं है मामानी, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? उसने अपनी आंखें साफ की थीं। नायला ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। जानती हूँ तेरी हरकतों को, अपनी मासूम शक्ल से सबको दीवाना बना लेती हो। वो कुलसूम का बेटा ऐसे ही तो तेरा दीवाना नहीं है। बार बार मिन्नतें करती है उसकी माँ के मैं तेरा हस्ता कर दूं उससे, और अब सैफ पर दोहरे डाल रही है। खबरदार जो मेरी बेटियों के नसीब को छीनने की कोशिश की। सैफ को तो मैं तानिया के लिए पसंद कर चुकी हूँ। अनुषा दीवार से लगी फटी फटी निगाहों से ममानी को देख रही थी, जिन्होंने उस पर हाथ उठाया था, वो भी बिना किसी जुर्म के। उसे सजा दी थी जो उसने किया ही नहीं था। उसके इज्जत नफ्स पांव तले रौंद कर नायला अपने कमरे में जा चुकी थी। लेकिन उस रात अनुषा जाए नमाज बिछाकर फूट फूट कर रोई थी। मेरा खुदा तो सबके दिलों का हाल जानता है, फिर मेरे लिए भी कोई रास्ता निकाल, कोई ऐसी जिंदगी दे जो मैं इज्जत से गुजार सकूं। 2 वक्त की रोटी मुझे ऐसी जिल्लत की ना खानी पड़े।
दूर एक रोशन सितारा चमका था। खुदा ने उसके लिए बहुत बड़ा सोच रखा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था। फूट फूट कर रोती वो उसे जाए नमाज पर कब नींद आई उसे पता ही न चला। ममानी पूरे घर की सफाई करवा रही थी। लग रहा था कि कोई खास मेहमान आ रहे हैं। फिर कहीं शाम को जाकर उसे पता चला कि सैफ के वालिदैन आ रहे हैं, वो भी अपने बेटे से मिलने। ममानी खूब अच्छे अच्छे खाने बनवा रही थी। आखिर उनका भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। खाते पीते घराने से ताल्लुक था। जब भी आता उनके लिए लाखों के तोहफे तोहफ लेकर आता था। और फिर अब तो उनकी भाभी समिया ने बताया था कि वो किसी खास काम से आ रहे हैं। वो खास काम क्या होगा, ममानी अभी से ही सोचकर खुश हो रही थी। शायद वो तानिया का रिश्ता मांगने आ रहे हैं अपने बेटे सैफ के लिए, क्योंकि अब माशाल्लाह से कमाने लगा था। वो इसी उम्मीद पर खुशी से ही निहार हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो पहुंच गए थे। सैफ भी अपने फ्लैट से यहाँ आ गया था। माँ वालिदैन से मिलकर वो बहुत खुश था। आखिर कोई वो उनका इकलौता था। समिया की निगाहें किसी को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में उनके बेटे ने उन्हें बताया था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो सरगोशी में सैफ से कहने लगी, कहाँ है वो? मैं तो पूरे 12 साल बाद आई हूँ, मुझे तो किसी की पहचान भी नहीं हो रही। सैफ सरगोशी में बताने लगा कि वो किसी के सामने नहीं आती। डरपोक है वो, मुस्कुराते हुए माँ को बता रहा था। थोड़ी ही देर बाद खाना लग गया था। मोमानी ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो अब सैफ या उसके घर वालों के सामने नहीं आएगी, इसलिए वो आने से गुरेज कर रही थी। जो भी बात होती पलवशा को बता देती। खाने के बाद सामिया ने धमाका किया था कि मैं यहाँ रिश्ता लेने आई हूँ। मोमानी की खुशियाँ आसमान को छू रही थीं, जबकि तानिया दरवाजे के पीछे छुपकर देख रही थी। सैफ भी बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे रिश्ता लेने आई हो, क्या कह रही हो? मोमानी ने जान बनते हुए कहा तो भाभी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ सच कह रही हूँ। सैफ ने मुझे अपनी पसंद बताई थी। मुझे इसकी पसंद पर कोई एतराज़ भी नहीं है। राहिल भाई, मुझे आपकी भांजी का रिश्ता चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने दामन फैलाने आई हूँ। ये सुनते ही सब के होश उड़ गए थे। तानिया का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। मोमानी की आंखें बदल गईं। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। अरे वो तो मेरी सामने भी नहीं आई। बुलाओ तो सही उसे, अनुषा नाम है ना इसका। सामिया ने फरमाइश की थी। फवाद भागता हुआ अनुषा को बुलाने गया था। आपको सैफ की अम्मी बुला रही है अनुषा बाजी, चलें। मुझे क्यों बुला रही है, मैंने क्या किया? वो फिर से डर गई थी। ये सुनकर फवाद जोर जोर से हंसा। अरे वो आपका रिश्ता लेकर आई है सैफ भाई के लिए। ये सुनकर वो हैरान हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका वजूद जमीन में धंसने को है। बामुश्किल घसीटे हुए कदमों से वो उन सब के सामने गई थी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्ची है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सैफ के चेहरे पर धीमी से मुस्कुराहट थी। इसके बाबा भी बहुत ही खुश थे, मामू भी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन नाइला और तानिया के चेहरे पर तारीख ही थी। नाइला ने बामुश्किल खुद को कंपोज किया था इन सब के सामने। मामू के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। तब सामिया भाभी कहने लगी, राहिल माई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रस्म कर देती हूँ, क्योंकि इतनी दूर से रोज़ रोज़ आना मुमकिन नहीं और मुझे यकीन है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। अनुषा सादे से कपड़ों में कड़ी कांप रही थी। कुदरत ने आसमान पर चमकता हुआ चांद एकदम ही इसकी झोली में डाल दिया था। वो खुद की किस्मत पर हैरान होती तो क्यों ना होती। सबके दरमियान पीठी, वो इस वक्त अपनी किस्मत की बुलंदी के उरूज पर थी। तभी सामिया ने एक छोटी सी अंगूठी उसकी उंगली में डाली थी। वो अंगूठी सोने की थी। फिर बड़े प्यार से उसकी ठोड़ी छूकर कहने लगी, आज से ये मेरी सेव की हुई। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भी लेकर आई हूँ। वो सब इसमें है। एक बड़ा सा बैग उसने अनुषा के हवाले किया था। मोमानी बिल्कुल खामोश थी। वो अभी तक सदमे की कैफियत में थी, जबकि फवाद के चेहरे पर खुशी थी। अचानक सैफ का इरादा कैसी बदल गया, ये किसी को भी मालूम नहीं था। वो तो बस मीठी नज़रों से अपने होने वाली हमसफ़र को देख रहा था, जो ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसे बिठाया हो, क्योंकि उसकी स्याह घनी लंबी पलकें पूरी तरह लरज़ रही थीं। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। थोड़ी ही देर बाद उठकर अपने कमरे में भाग गई। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रही थी। तकदीर के फैसले पर हैरान कुन थी और साथ में बेयकीन भी। शाम हुई तो नाइला ने सामिया से शिकवा किया, भाभी, मेरी भी तो 2 बेटियां थीं, आपने उनके बारे में तो नहीं सोचा? मुझे माफ़ कर दो नाइला, मैं क्या करूं? सैफ ने कहा था कि वो राहिल भाई की भांजी को पसंद करते हैं। वो बहुत ही अच्छी है। क्या चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी भी नहीं है। हुलिया देखो इसका, बिल्कुल गमार लगती है।
देखो, वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और हुलिया बिल्कुल सादा है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। नाक नक्शा भी बहुत ही अच्छा है, सब लड़कों को दीवाना बना लेती है। नायला ने बहुत ही नफरत से कहा था। फिर सैफ और उसके घर वालों के जाने के बाद ही नायला ने अपना गुस्सा उस पर उतारा था। देखो जरा, कितनी होशियार है ये कमीनी लड़की। मैंने कुछ नहीं किया मोमानी, मेरा यकीन करें। वो रो रही थी जबकि नायला उसे ताने मार रही थी। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक ही मामू की आवाज आई थी। बस कर दो नायला, और तुम कितना गिरोगी। इस यतीम लड़की के लिए बुरा सोच रही थी, लेकिन देखो कुदरत ने उसके लिए कितना अच्छा सोच रखा था। इसलिए कहते हैं कि किसी का बुरा सोचने से पहले इंसान अपने बारे में जरूर सोचे। अगर इनुषा के साथ कुदरत में भलाई की है तो इसमें उसका या किसी और का कोई कसूर नहीं है। ये सब फैसले अल्लाह ने पहले ही लिख दिए थे। सैफ को अल्लाह ने पहले ही अनुषा की किस्मत में लिख दिया था, और इस ईद पर वो तारीख मांग रहे हैं। उन्हें सैफ की शादी की जल्दी है, इसलिए मैं जल्द ही तुम्हारी दोनों बेटियों से पहले अनुषा की शादी कर दूंगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मरी हुई बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी बेटी को भटकते हुए छोड़ दिया। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है भलाई की। नायला उन्हें देख रही थी। तुमने कभी अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा राहील। तुमने हमेशा अपनी भांजी को फौकियत दी है। अब देख लो कैसा शानदार रिश्ता इसके लिए आया है। क्या चाल चली है तुम्हारी भांजी ने। नायला के लहजे में अब भी नफरत थी। ये चाल नहीं बल्कि ये किस्मत है, और मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। कम से कम महफूज हाथों में तो होगी। राहील बहुत ही खुश थे इस रिश्ते पर। अनुषा का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। अभी तक उसका सैफ से सामना नहीं हुआ था। वो हैरान भी थी कि कल तक जो इंसान उसे नफरत करता था उसे बदकिरदार लड़की समझता था, और आज उसने उसके लिए रिश्ता भिजवा दिया। उसकी नफरत पसंद में कैसे बदल गई? ये सारे सवाल उसके गिर्द मंडला रहे थे, लेकिन वो कभी भी उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो हैरान थी अपनी किस्मत पर, लेकिन नायला ने उसे आरे हाथों ले लिया था। मैं तुम्हारे बसने की नहीं बल्कि उजड़ने की दुआ करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। तुमने मेरी बेटियों की खुशियां खाई हैं। नायला ने उसे नफरत से कहा तो वो रोने लगी। ये दिन बड़ी मुश्किल से उसके गुजर रहे थे, क्योंकि मामू ने उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी थी। नायला और उसकी बेटियों की नफरत में और भी इजाफा हो गया था। ऐसे लग रहा था कि घर में शादी नहीं बल्कि मातम है। राहील मामू ने सैफ के वालिदैन को भी यही कहा था कि वो निकाह सादगी से करना चाहते हैं। सैफ अपनी बारात सादगी से लेकर आया था, लेकिन वो लोग इस्लामाबाद में जाकर खूब धूमधाम करना चाहते थे। नायला हाथ मसल कर सदमा ले रही थी। इतना अच्छा रिश्ता उसके हाथ से निकल गया था। सादा सा लाल रंग का जोड़ा पहनकर वो तैयार हो गई थी। ये जोड़ा मामू ने उसका बनवाया था। इस जोड़े ने भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तानी और परुषा उसके करीब भी नहीं जा रही थी। महल्ले से ही एक लड़की आई थी उसे तैयार करने के लिए। फिर सैफ उसे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। वो बिला वजह ही मुस्कुराए जा रहा था। उसकी माँ भी उसे छेड़ रही थी, जबकि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अनुषा पूरी तरह से घबरा रही थी। उसका निगाह सैफ के साथ हो चुका था। सैफ उसका शहजादा बन गया था। वो अब एक नए घर में जा रही थी। अपनी किस्मत का फैसला उसने कुदरत पर छोड़ दिया था। यकीनन उसने उसके लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। वो तो जब उसका इस घर पहुंचकर इस्तकबाल हुआ तो वो हैरान रह गई थी। सैफ के सारे कजिन, उसके रिश्तेदार वहाँ पे जमा थे। बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था। सैफ ने अपने बराबर में खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा था जो आज भी पूरी तरह से घबरा रही थी। सैफ ने ही उसे सहारा दिया और अपना बाजू उसके वजूद के गिर्द लपेट दिया। इस पर तो वो और भी घबराने लगी। न जाने कौन सी रस्में होनी थी। आखिरकार उसने तंग आकर ऐलान किया कि अब बस कर दो, हम लोग कितने थके हुए आए हैं। इतना दूर का सफर था और तुम लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई अब मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ दो, आखिर मुझे भी उसके सामने वक्त गुजारने दो। इस पर सब हंस कर कहने लगे, वाह बीवी आई और तुम बदल गए। फिर सबकी तवज्जो उसने अनुषा की तरफ कर दी थी। देखो भाई, मेरी दुल्हन कितनी थकी हुई लग रही है, उसे भी आराम की जरूरत है। फिर सामिया ने जल्दी उसे सैफ के कमरे में बिठा लिया था। इजी होकर बैठ जाओ बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है। सैफ मेरा इकलौता बेटा है और बहुत समझदार भी। अगर उसने तुम्हारी ख्वाहिश की है तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, कोई ऐसी खूबी जिसने सैफ को मुतासिर किया होगा। अनुषा ने सर झुका लिया था। वो अपनी वो खूबी याद करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो खुद कोई गैर अहम इंसान समझती थी जो बेमकसद इस दुनिया में आ गई थी।
उसका कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो इस कमरे में बैठी एक मलिका लग रही थी। उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद सैफ कमरे में आने वाला था। आज पहली बार उसका सामना उससे होने वाला था, क्योंकि रिश्ता होने के बाद से वो उसके सामने नहीं आई थी और ना ही सैफ ने खुद उससे कोई बात की थी। उसकी धड़कनें अलग शोर मचा रही थी। वो एक अजीब सी उलझन में गिरफ्तार थी। एक बार फिर से उसका वजूद कांपना शुरू हो गया था। जब भी वो परेशानी में होती या उसे किसी का खौफ होता तो वो ऐसे ही डरने लगती थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था, फिर बंद होने की आवाज़ आई, लेकिन उसका चेहरा ऊपर ना उठा था। सैफ उसके सामने आकर बैठ गया, तब भी उसने नजरें ना उठाई थीं। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने भारी आवाज़ में उसे सलाम किया था। जवाब देने की ख्वाहिश में उसके होंठ कँपकपा रहे थे। सैफ ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो हैरान रह गया। उसका हाथ बहुत ही ठंडा हो रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर इतना नीचे क्यों कर रखा है? एक बार चेहरा ऊपर तो करो यार। सैफ ने बड़ी नरमी से उसे कहा, लेकिन अनुषा ने चेहरा ऊपर ना किया था। वो हैरान रह गया। वो कौन से जमाने की लड़की थी? लड़कियां तो शादी से पहले ही अपने शौहरों के साथ पोज बनवाना शुरू कर देती हैं। सैफ ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ था। अनुषा बुरी तरह से घबरा गई थी। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। प्लीज अपने आप को इजी महसूस करो और ये घबराना छोड़ दो। सैफ ने उसके दोनों हाथ थाम दिए थे। वो बड़ी प्यार से उससे बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनुषा खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। आखिर तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो अटक अटक कर कहने लगी। फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं? अनुषा ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। अचानक ही रोना शुरू कर दिया था। सैफ पूरी तरह से घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई परेशानी है? वो मैं आपकी काबिल नहीं थी। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं इतनी इज्जत की हकदार नहीं, और उस दिन मैंने जानबूझकर कमीज नहीं फाड़ी थी, वो तो खुद ही फट गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था। सैफ उसकी मासूम बात सुनकर जोर जोर से हंस दिया था। फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद मैं ही गलत था, क्योंकि मुझे उस दिन तुम्हें वो कहना नहीं चाहिए था। फिर उस दिन के बाद मैंने तुम्हें नोट करना शुरू किया, तो तुम इस घर में सबसे अजीबो गरीब और पुराने कपड़े पहनती थी, जगह जगह से पैबंद लगे हुए, सबसे ज्यादा खुश रहती थी, किसी के सामने खाना भी नहीं खाती थी, और ना जाने खाती भी थी या नहीं। मैं हैरान था कि तुम जिंदा कैसे हो। तुम्हारी उदास आंखें, चेहरे का गहरा दुख मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर गया था। मुझे इस घर में रहने वाले तमाम लोगों में से तुम सबसे मुनफरिद नजर आती थी। फिर मैंने भुप्पो का रवैया भी तुम्हारे साथ देख लिया था। सच में तुम वहां पर कैसे जी रही थी? तुम्हारी ही हिम्मत है। और आज मैं तुम्हें इन सारी मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफों से बचाकर अपनी जिंदगी में लाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देने के लिए। इसलिए मुझ पे एतबार करो, यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सैफ ने उसके सारे गम अपने होठों से चुन लिए थे। वो जो शदीद घबराहट और खौफ का शिकार थी, एकदम ही उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। आज की रात उसके लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। उसे सैफ जैसा मोहब्बत करने वाला, एहसास करने वाला शौहर मिला था। ये सब्र का फल था जो उसने हमेशा अपनी मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र किया था। बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी ख्वाहिश पर बंद बांध रखा था, चाहते हुए भी अपने दिल को मारा था। अगली सुबह बड़ी रोशन थी। फिर शाम को वलीमे के लिए तैयार हो गई। उसका वलीमा शहर के सबसे अच्छे बैंक्वेट में रखा गया था। एक मशहूर और मारूफ पार्लर से वो तैयार हुई थी। मामू और उसकी फैमिली भी वलीमे में आने वाले थे। खूबसूरत सी मैक्सी पहने वो एक अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। सैफ की मोहब्बत ने उसकी हुस्न को 4 चांद बख्श दिए थे। खुद को आईने में देखती वो अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी। पोलो वाली भी उसकी मासूमियत देखकर हैरान थी। फिर सैफ उसे गाड़ी में लेने आया था। मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी शहजादी। अनुषा शर्मा गई थी। फिर वलीमे में मामू भी उसे प्यार कर रहे थे, उसे हमेशा खुश रहने की दुआएं दे रहे थे, लेकिन मामानी उसके पास भी नहीं आई थी और उसे इस बात का दुख था। कुछ दिन घूमने फिरने में गुजर गए। फिर सैफ अपने वालिदैन से कहने लगा कि मैं इसे अपने साथ कराची लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। अनुषे सर झुकाए बैठी थी और वो सबके दरमियान बैठी थी। ये घर उसका अपना था, उसके शौहर का घर।
मामू के घर में कोई उसकी ज़ात को अहमियत नहीं देता था। हमेशा ही जब घर में बात हो रही होती तो वो अपने कमरे में दुबक कर बैठी होती। अगर कभी गलती से वहाँ बैठ भी जाती तो मामानी उसकी इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत करती कि वो खुद ही उठकर वहाँ से चली जाती। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। सैफ के वालिदैन उसे इतनी इज्जत देते हैं जितनी वो अपने बेटे को देते हैं, और जितनी वो अपने बेटे से मोहब्बत करते थे उसे कहीं ज़्यादा उन्हें अनूशे से मोहब्बत थी, क्योंकि वो उनके बेटे की पसंद थी। लो, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो फिर तुम्हारा शादी करने का क्या फ़ायदा? मेरा घर तो फिर भी सूना हो जाएगा। तो आपके सूने घर को ही रौनक बख्शने के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझा करे ना अम्मी। उसने आंखों से कुछ इशारा किया था। सामिया ने उसे थप्पड़ रसीद किया, चल बेशरम। जबकि अनूशे शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो उठकर कमरे में आ गई थी। क्या हुआ, तुम वहाँ से क्यों चली आई? सैफ हैरान था। प्लीज़ आप सबके सामने ऐसी बातें तो ना किया करें, मुझे शर्म आती है। शादी होने के बाद कैसी शर्म? और फिर मेरे कहने का मतलब ये था कि अम्मी के घर की रौनक इसी से होगी जब हमारा कोई शहजादा या शहजादी इस दुनिया में आएगी। क्या कहती हो तुम इस बारे में? वो अनूशे से राय जानना चाहता था, जबकि अभी शादी को सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। अनूशे ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे नहीं पता। ये कहकर वो रात को गहरी नींद सो रही थी, जबकि सैफ मोबाइल चला रहा था। फिर उसकी नज़र उस मासूम सी लड़की पर पड़ी जो उसकी पनाह में आकर खुद को बहुत ही महफूज महसूस कर रही थी। कब उस लड़की से इतनी शिद्दत की मोहब्बत कर बैठा उसे पता ही न चला। पहली बार जब उसका सामना हुआ था तो उसने उसकी बहुत ही बेइज्जती की थी। वो अपने दिल में अजीब दुख महसूस कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर रौनक थी। आज उसकी बंद आंखों में कई ख्वाब थे, लेकिन सैफ की ख्वाहिश थी कि वो इन सारे ख्वाबों को पूरा करे। उसके चेहरे पर हमेशा के लिए ऐसी खुशियाँ आईं, ऐसी हंसी बिखेरे कि वो कभी जिंदगी में फिर आंसू न बहाई। बस हमेशा उसकी चमकती आंखों में खुशियों की रोशनी हो।